नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि क्लास 9, 10, 11 और 12 का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में। और दोस्तों, इसके बारे में जानकारी देने के साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक विषय का कंप्लीट सोल्यूशन बनाऊं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस विषय का जो है कंप्लीट सोल्यूशन चाहते हैं। तो दोस्तों, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप देख सकते हैं जो दिसंबर में होने वाले एग्जाम है, इसलिए जो आपका समय जो दिया जाएगा हर एक विषय के लिए आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 90 मिनट का जो आपका समय रहेगा। ठीक है, उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका 40 नंबर का ये क्वेश्चंस रहेगा और 40 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए, यहाँ पे साफ साफ कहा गया कुल जो प्रश्न रहेंगे 40 और सभी प्रश्नों का जो उत्तर देना अनिवार्य रहेगा और प्रत्येक प्रश्न जो रहेंगे उसके लिए अंक जो है आपको 1 अंक दिया जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों 4 विकल्प दिए जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था और उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस को चयन करना है। ठीक है, गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, जो भी आपको लगे सही उसे टिक लगाइएगा, गलत होते हैं तो उसके लिए कोई बात नहीं, उसके लिए कोई भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 को, 1789 ईस्वी को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया सामाजिक उपबंध, ठीक है, जिसे हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रूसो। ठीक है, जिन्होंने भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा उन्हें यह मालूम होगा कि जो सामाजिक उपबंध है ये किसने लिखा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और दोस्तों, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस लाता रहूं। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मॉडल पेपर में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, शॉर्ट में दिया है मेजनी दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जोसेपे मेजनी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। इनका पूरा नाम क्या था, जोसेफ मेजनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। इटली का एकीकरण जो है 1870 से 1871 के बीच हुआ था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1870। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 5 पूछा गया है शुल्क संघ जॉल्वे राइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पर्शा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 फेवरेट क्वेश्चन है हर बार का बोर्ड का। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन का क्या आंसर होगा उसके साथ ही क्वेश्चन को हम लोग जान लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे का हो, एसएससी का हो, सबका ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आप सभी को मालूम है क्या करेक्ट आंसर होगा, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। वीडियो पसंद आ रहा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ख जो है आपका करेक्ट होगा। उसके साथ ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह कथन किसका है। ये जो किसने कहा था ये पूछा गया है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ये किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ख जो होगा आपका करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी को। ठीक है, सार्वजनिक सेवा के लिए उन्हें यह उपाधि दिया गया था ब्रिटिश सरकार की तरफ से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। यह भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट में भी यह क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा आपका अब्दुल गफर खान को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 11 नंबर पे चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव और दूसरा अजैव। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो वहां पे ज्यादा निम्नीकरण होने का अधिक कारण है कि वहां अधिक ज्यादा सिंचाई होती है। ठीक है, प्रथम
पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है किस वर्ष किया गया? तो ये जो है आपका कहाँ हुआ था ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। ये हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। कब हुआ था? 1992 ईस्वी को। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आप सेट 1 में पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने वाले क्वेश्चन है आपके बोर्ड में। ठीक है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है पूछा गया है। तो अधिकतर स्टूडेंट नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और करेक्ट लगा के आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो नहीं पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में भी काली मृदा पाई जाती है, गुजरात में भी काली मृदा पाई जाती है और मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। राजस्थान में कुछ ही अंश में ही जो है काली मृदा पाई जाती है, तो इसलिए जो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया दोस्तों? देख सकते हैं, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका होगा कृषि प्रचार। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1973 को। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्रकृति संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये जो क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, संकटग्रस्त में भी रखा जाता है, दुर्लभ लुप्त जाति, इनमें से सभी होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण कराया? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जो इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरदार सरोवर बांध नदी किस नदी पर बनाया गया? तो ये जो आप लोगों के लिए नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोग क्लास 8 में, क्लास 7 में भी पढ़े होंगे। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नर्मदा। ठीक है, ऑप्शन ग यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो सामान्यतः किसी देश का जो है विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? उसके लिए जो है आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, प्रति व्यक्ति आय भी से निर्धारित होता है, औसत साक्षरता भी देखा जाता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी देखा जाता है। यानी तीनों स्टेटमेंट लेकर ही जो है उस देश का डेवलपमेंट जो है इंडेक्स को बताया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, इनमें से जितने भी ऑप्शन है वो सभी सही है। उसके बाद दोस्तों मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस इस बार आप सभी को देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल हड़बड़ाने की बात नहीं है। मैं इसका सॉल्यूशन अभी करके आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय जो है 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, हड़बड़ाने की बात नहीं है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, जो चौथा परिवार है, चौथे परिवार की आय को हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। औसत बराबर क्या होगा इसका? परिवारों की कुल आय। परिवारों की क्या होगा दोस्तों? कुल आय बटे परिवारों की संख्या, जितने परिवार है उसकी क्या संख्या। ठीक है, तो आप देख सकते हैं औसत के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो औसत बराबर जो ये फॉर्मूला है परिवारों की कुल आय बटा परिवारों की संख्या, तो दोस्तों यहाँ पे औसत के जगह हम पुट कर सकते हैं क्या? यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं औसत के जगह में 5,000 पुट कर सकते हैं। तो टोटल जो है परिवारों की आय क्या क्या था? 4,000, 7,000 और 3,000 और लास्ट क्या था, हम लोग क्या मान के रखे थे? एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे और टोटल कितने परिवार हैं? 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4 को हम यहाँ ले जाएं तो क्या होगा? 5,000 गुने 4। ठीक है, और इन तीनों को अगर जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या निकलेगा? मेरा टोटल जो निकल जाएगा 14,000। कितना निकलेगा? 14,000। और इसके साथ यहाँ क्या है? एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम गुना करें इन दोनों को तो कितना होगा? 5,000 को अगर 4 से गुना करेंगे तो टोटल होगा 20,000। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 20,000 बराबर 14,000 प्लस एक्स। ठीक है,
यानी x अगर निकालना है हमको तो 14,000 को उधर ले जाना पड़ेगा, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी 20,000 से माइनस करना है हमको कितना को 14,000 को। ठीक है, तो मेरा आंसर जो निकल जाएगा, कितना आंसर निकलेगा दोस्तों 6,000, यानी चौथे परिवार की आय जो है कितना है 6,000 रुपए है। क्लियर हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। ऑप्शन घ जो होगा यानी डी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस बार देखने को मिलेंगे, तो हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके अपने डाउट को सॉल्व करवा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जो भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। एकदम आप सभी का जितने भी डाउट्स होते हैं वो आपको उसमें क्लियर किया जाता है। जितने भी स्टूडेंट उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है। और मॉडल सेट भी चाहिए होगा तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, मानव विकास रिपोर्ट की तुलना किस आधार पर करती है। तो अभी मैंने इससे पहले भी क्वेश्चंस में बताया उसमें क्या क्या देखा जाता है, स्वास्थ्य भी देखा जाता है, शिक्षा भी देखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी देखा जाता है। इसलिए दोस्तों ये जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट होगा, यानी उपरोक्त सभी जितने भी ऑप्शन है वो सभी करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट पूछा गया है, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, इसे हम क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अगर 1000 जीवित बच्चा है उसमें से 1 वर्ष की आयु से पहले ही वो डेथ कर जाता है तो ये क्या कहलाता है, शिशु मृत्यु दर कहलाता है। इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया दोस्तों, पूछा गया वनो उत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो ये किस क्षेत्र में आता है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, डैश कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा 28 का जो होगा आपका करेक्ट आंसर संगठित क्षेत्र। क्या होगा, संगठित क्षेत्र यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 का जो होगा करेक्ट आंसर संगठित क्षेत्र होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, रमेश सुरेश नरेश, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आप सभी के लिए होमवर्क रहा, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसे जो है आप लोग सॉल्व करके हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर डाउट ज्यादा होता है तो मैं नीचे इसका कमेंट में आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, आप सभी बिल्कुल नीचे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अभी जो ग्रामीण स्तर पे आप देख रहे हैं जितने भी बेरोजगार युवक है इसका रजिस्ट्रेशन अभी करा रहे हैं और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया है। तो दोस्तों इसे एकदम स्टार मार्क कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो दोस्तों पूछा गया, रोहन एक कुशल बेरोजगार है, उसके पास कोई भी तरीके का किसी भी तरीके का स्किल नहीं है, वह रोजगार गारंटी देने वाली सरकार योजना जो है मनरेगा के तहत अपना क्या कराता है, पंजीयन कराता है यानी रजिस्ट्रेशन कराता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी, यानी अगर रोहन जो है मनरेगा के तहत जो है अपना योजना के तहत जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे कितने दिनों की जो है रोजगार की गारंटी मिलेगी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100 दिनों की। मनरेगा के तहत अगर किसी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उसे जो है उसके तहत कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है, 100 दिनों की। तो यहाँ पे ऑप्शन ग जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29 क्या पूछा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु कुल उत्पादन जो इस वर्ष का कुल उत्पादन होता है उसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुआ। तो कारण परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो दोस्तों देखिए उसके घर में ऑलरेडी काम करने वाले जो है थे, लेकिन उसमें से जो है आपका वो उसका चचेरा भाई जो है वो पहुंच जाता है काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं देखा जाता, ये कहा गया है। तो उसका सिचुएशन को देखते हुए इसे किस परिस्थिति में रखा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए इसे हम लोग किस में रखेंगे, प्रचंड बेरोजगारी में। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर चलते दोस्तों, जिसमें भी डाउट लगे आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र
के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो इसका होगा आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सिविक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो यहाँ पे जो है फ्रेंच भी बोला जाता था, डच भी बोला जाता था और जर्मन भाषी भी कुछ लोग थे, जबकि स्पेनिश नहीं थे। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो नहीं पूछा गया क्वेश्चन में, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा? ख हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सभी लैंग्वेज वहां पे बोले जाते थे। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है और इसका करेक्ट आंसर होगा सिंगली। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ठीक है, तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था, पूरा एग्जैक्ट डेट लिख लीजिएगा, 4 फरवरी 1948 को। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 का जो है पूछा गया है संघवाद की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन ग करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। निम्न में से कौन भारत की अनुसूची भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी आप लैंग्वेजेस देख रहे हैं, आपका टोटल जो है आपका 22 भाषा है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, जिसमें आपका संथाली भी है, मैथिली भी है और असमिया भी है, जबकि आपका अरबी नहीं है। तो यहाँ पे आपका नहीं पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं है और करेक्ट आंसर नहीं दे के आते, सोचते करेक्ट आंसर दे के आए, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो नहीं पूछा गया यहाँ, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका अरबी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी सभी भाषाएं जो है वो शामिल है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 37 पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन घ करेक्ट होगा। इसमें भी नहीं पूछा गया है। देखिए आप सभी को फंसाने वाले क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं इस बार, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए राज्य सरकार जो है राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, राज्य सरकार जो है किसके अंतर्गत आती है? राज्य सूची के अंतर्गत। केंद्र सरकार संघीय सूची के अंतर्गत, और केंद्र और राज्य सरकार जो है दोनों मिला के जो जिस सूची में आते हैं उसे संवर्ती सूची बोलते हैं। जबकि स्थानीय जो स्वशासन, स्थानीय सरकार नहीं, स्थानीय स्वशासन का अगर बात करें तो वो किसके अंतर्गत आ जाती है? वो भी राज्य सूची के अंतर्गत ही आ जाती है, ऑप्शन ए के अंतर्गत ही आ जाती है। अपशिष्ट अधिकार बोल के यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, घ नंबर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि आगे की वीडियोस के लिए मैं मोटिवेटेड हो पाऊं। इसके बाद दोस्तों सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का होगा आपका ख। ठीक है, सत्य पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें से जो सुमिलित नहीं है उसे आपको टिक लगाना है, तो नहीं पूछा गया है, तो बाकी जितने भी ऑप्शंस दिए गए वो सही है। यहाँ पे घ नंबर जो है दबाव समूह, वो जो होता है सीधे राजनीतिक में सीधा भाग नहीं लेते, जो कि सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन घ। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा खाद्य विक्रेताओं का संघ जो है, ये जो सही नहीं दिया है, दबाव समूह में दिया हुआ है खाद्य विक्रेताओं संघ को, तो यहाँ पे जो ये सम्मिलित नहीं है, तो इसे जो हम लोग टिक आउट करेंगे। घ नंबर जो है यहाँ पे, ख नंबर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आशा करते हैं कि अभी जो आप लोगों ने देखा क्लास 10 का जो है सोशल साइंस का, ठीक है, जितने भी सोशल साइंस के अंतर्गत पार्ट्स आते हैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को करा दिया गया। और अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, और किस किस सब्जेक्ट का वीडियोस चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि मैं मोटिवेटेड होकर आगे आप सभी के लिए और बेहतर वीडियोस लाता रहूं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।